अब आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना कि जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप पूरी दुनिया और पूरी हिस्ट्री में दो ही टाइप की होती है। आप जितने लीडर इतिहास में आज तक रहे या जितने लीडर आज पूरी दुनिया में होंगे, उनको आप दो प्रकार की लीडरशिप में डिवाइड कर कर बता सकते हो। एक होते हैं ट्रांजैक्शनल लीडर्स। अब ये ट्रांजैक्शनल लीडर क्या है? तो ट्रांजैक्शनल लीडर जो है वो एसेंशियली एजेंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होते हैं। जो चल रहा है उसको चलने देंगे, बहुत ज़्यादा डिसरे या डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होने देंगे। और ये भी एक बड़ी बात होती है कि जो सिस्टम चल रहा है उसको चलायमान रखना, ये ट्रांजैक्शनल लीडर होते हैं। और दूसरे जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में शब्द में जो अर्थ छुपा है वो अर्थ चेंज है। मतलब ये वो लोग हैं जो कि चेंज लाते हैं अपने करने के कारण, अपने कुछ कहने के कारण, अपने किसी एग्जाम्पल के कारण, ये सोसाइटी में चेंज का कारक बनते हैं। अब आप अपने दिमाग में किसी भी लीडर की छवि सोच लो तो आप उसको दो में से एक भाग का जरूर बता सकते हो, या तो वो ट्रांजैक्शनल लीडर होगा या फिर वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होगा। ज्यादातर जगह आप देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स इतिहास में आज तक हुए हैं, वो चाणक्य हो सकते हैं, वो नेपोलियन हो सकते हैं, वो विवेकानंद हो सकते हैं, वो गांधी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ये ज़्यादातर यूथ ही रहा है, हमेशा यंग लोग। एंड व्हेन आई से यूथ, इट नेसेसरली डज नॉट मीन एज। एज एसेंशियली इज जस्ट अ नंबर। वो यूथ एक माइंडसेट है, उस माइंडसेट में कुछ नया सोचने की ताकत है, कुछ नया करने की हिम्मत है, ऑडेसिटी है कि मैं ही सबसे अच्छा हूं और ये जो सब गड़बड़ चल रहा है इसको मैं बदल सकता हूं। टेनेसिटी है, वो लगा रहता है, वो कुछ करने की कोशिश करता है। पैशन है, कंपैशन है, ये वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको यूथ बनाते हैं। और एसेंशियली ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो यूथ ही होता है। अब ये कैसे होगा? तो सबसे पहले कई बार कोई नॉर्म चलता रहता है, कुछ चीजों को हम मान लेते हैं कि ये ऐसी ही है, और उसको कोई आदमी आकर नए तरीके से सोचना शुरू करता है और वहां से चेंजेस क्रिएट होना शुरू होते हैं। गुजरात में एक पुनसारी करके गांव है। वो पुनसारी जो गांव है वो 2006 के पहले सबसे पिछड़े गांवों में से एक हुआ करता था। स्कूल ठीक नहीं था, अस्पताल ठीक नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी उस गांव में, स्ट्रीट लाइट नहीं हुआ करती थी, कोई सुविधा नहीं थी। बच्चे 5वीं 6वीं 5th 6th तक वहां पढ़ाई करते थे और 5th 6th के बाद पास के शहरों में जाकर अपने आगे की पढ़ाई करने लगते थे। और आप ये समझें कि ये एक दिन नहीं हो रहा था, ये 50 साल से पुनसारी में चल रहा था। एक लड़का था जिसका नाम हिमांशु था, वो हिमांशु पुनसारी ही लिखता था। हिमांशु भी उस गांव का लड़का था। ऐसे ही अपना गांव छोड़ के वो भी शहर चढ़ा गया, पढ़ने में अच्छा था, पढ़ाई करने लगा, लेकिन मन में एक दुख था, अपने सारे दोस्त यार छोड़कर पुनसारी से गया था। 2006 में जब ग्रेजुएशन पूरा हो गया, उम्र 22 साल थी, पेरेंट्स ने पूछा अब क्या करना है, तो अपनी इच्छा बताई कि मैं पुनसारी वापस जाकर सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता हूं। वो हिमांशु 2006 में पुनसारी वापस पहुंचा, सरपंच का चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। अगले 7 साल में स्थिति उस गांव की ऐसी बदली कि 100% इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सबसे अच्छा स्कूल अब उस एरिया में पुनसारी में है, सबसे अच्छा अस्पताल अब उस एरिया में पुनसारी में है, सारी स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं, वाटर का ट्रीटमेंट होता है, पानी और बाकी चीजों से होने वाली बीमारियों में इतनी कमी आई है कि वो एकमात्र गांव उस समय पूरे गुजरात का था जिसमें कि मां के मरने की दर और शिशु के मरने की दर, मतलब एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी 0 पर पहुंच गई। वो पूरा गांव वाईफाई में कन्वर्ट हो गया। और हिमांशु अकेला यहां नहीं रुका, पीएम से अवार्ड मिले, सीएम से अवार्ड मिले, वो सब तो चलता रहा, लेकिन 2013 के बाद से उसने एक इनिशिएटिव शुरू करा, अपने आसपास के गांव से 100 यंग लड़के निकाले और अब उन 100 यंग लड़कों को वो तब से सरपंच का चुनाव लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा है। तो ऐसा करके चेंज लाया जा सकता है। जब हम नॉर्म्स को चैलेंज करने लगते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं, और नॉर्म्स को जब चैलेंज करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा आपके मन में कंपैशन होना चाहिए। मैं और मेरी समस्या, इससे ऊपर हटकर जब हम और हमारी समस्या, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं तो कंपैशन पैदा होता है। मुंबई, अगर आप में से बहुत सारे लोग गए होंगे तो मुंबई में एक वर्सोवा बीच है। वर्सोवा बीच आज आप जाएंगे तो बिल्कुल एक पिक्चरस्क साइट है, ऐसा सुंदर बीच दिखता है। वो बीच हमेशा ऐसा नहीं था। वर्सोवा का जो बीच है वो दुनिया के सबसे गंदे बीच में से एक हुआ करता था। टाइड का जब रिवर्सल होता था शाम के समय तो खूब मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है, और उसका टिपिकल डिस्क्रिप्शन था कि नी डेप्थ ऑफ फिल्थ, इसमें जाकर लोग वहां पर खड़े हुए करते थे। अब ये बरसों से चल रहा था। अब वहां 2 लोग थे, एक बिल्कुल यंग लॉयर, और उस लॉयर का नाम था अफरोज शाह,
और एक बिल्कुल यंग 84 ईयर ओल्ड हरबंस माथुर। ये दो भी बाकी सब लोगों की तरह ये भी चीजें देख रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, जब इनकी कुछ नहीं समझ में आया तो एक दिन दोनों ने बैठकर बात करी, रेसिडेंट सोसाइटी में रहते थे, कि यार ये सब तो चल ही रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, चलो एक काम करते हैं, एक बकेट उठाते हैं, हम ही जाकर कचरा बटोरना शुरू करते हैं। ऐसा जाके 2 हफ्ते तक लगातार ये अफरोज शाह और हरबंस माथुर वहां से कचरा उठाते रहे। 2 हफ्ते तक कोई नहीं आया, लेकिन 2 हफ्ते तक ये लगे रहे। 2 हफ्ते बाद जब ऐसा लग रहा था कि अब शायद कोई नहीं आया, तो देखा दूर से बीच पर चलते हुए 2 लोग और उनके पड़ोसी आ रहे थे। वो इनके पास पहुंचे। इनको तब तक आदत पड़ चुकी थी कि शायद ये फिर हमारी हंसी उड़ाएंगे। उन दोनों ने पास पहुंचकर इनसे कहा, इज इट ओके इफ वी हेल्प यू टू? क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? दैट इज व्हेन द मूवमेंट स्टार्टेड। मुंबई का हर पॉलिटिशियन, हर सेलिब्रिटी, बड़े से बड़ा क्रिकेटर, प्रेस वाला, अधिकारी, ये सब वहां पर पहुंचकर धीरे धीरे करके अफरोज शाह और हरबंस माथुर के साथ कचरा उठाने लगे। 3 साल में यह स्थिति हुई कि वर्सोवा बीच की क्लीनिंग ड्राइव इज नाउ डॉक्यूमेंटेड एज द बिगेस्ट बीच क्लीनिंग ड्राइव अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड द चेंज वाज ब्रॉट बाय 2 इंडिविजुअल्स हु जस्ट डिसाइडेड कि चलो और कुछ नहीं तो हमसे जो बन पड़ता है वो तो हम जाकर करें। तो यहां आपको 2 चीजें और समझ में आएंगी। एक तो हमने नॉर्म को चैलेंज करा, जैसा कि हिमांशु ने करा था। इस एग्जाम्पल से हमको यह समझ में आता है कि पहले तो कंपैशन चाहिए अपने आसपास की समस्याओं को लेकर, और दूसरा एक सेंस ऑफ इनिशिएटिव चाहिए कि चलो कोई नहीं करता ना तो मैं तो जाकर कर देखूंगा, कम से कम मैं जितना बदल सकता हूं, जितना परिवर्तन ला सकता हूं वो तो करके देखूं। और यहां तो एक किस्मत की बात थी कि वो देखकर लोग भी जग गए। सिचुएशन भी बहुत चैलेंजिंग नहीं थी। कम से कम 2 से 20, 20 से 200, 200 से 2000 बनते गए और आकर लोग जुटते गए। कई बार लोग नहीं जुटते, तो आपको 2 और चीजों की हमेशा एज यूथ चेंज लाने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक उसमें होगा प्लानिंग, दूसरा होगा एग्जीक्यूशन, और तीसरा इस प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ एसेंशियल कमिटमेंट कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने जो तय कर लिया है वो तो मैं कर ही मानूंगा। एक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन होता है, इसकी अगर डॉक्ट्राइन लिखी जाए तो मुझे लगता है इसकी एक सबसे अच्छी कहानी हम अपने इतिहास में से उठाकर देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज, आप सबने स्टोरी सुनी होगी कि वो अफजल खान ने उनको घेर लिया और अफजल खान को जाके उनने वागाचा नख, मतलब शेर के पंजे के शेप का जो एक खंजर होता है, उससे उन्होंने जाकर मारा था, क्योंकि वो हाथ के अंदर छुप जाता था जब वो मुट्ठी बांधा करते थे। तो इसकी स्टोरी ऐसी थी कि अफजल खान ने जब उनको घेर लिया तो अफजल खान ने मैसेज भेजा, छत्रपति महाराज ने भी मैसेज भेजा, मैं सरेंडर करना चाहता हूं। तो अफजल खान ने बोला कि आप सरेंडर करना चाहते हैं तो मैं आपको 4 लोगों के साथ आने की अनुमति देता हूं। अब छत्रपति महाराज अपने 4 लोगों के साथ बैठे। अब जाना तो था ही, वो 4 लोगों, और उम्र कितनी रही होगी उस समय, शायद 27, 28, 29 साल। तो 4 लोगों के साथ बैठे और वो 4 लोगों में से कहा कि तुम 2 को मैं 2-2 की टीम में बांट रहा हूं। जब मैं अंदर जाऊंगा मिलने तो थोड़ी देर बाद तुमको एक चीख सुनाई देगी। जब चीख सुनाई दे तो पहले 2 लोग जो टेंट के बाहर खड़े हैं उनसे कहा कि तुम जोर से बिगुल बजाना। फिर बाकी 2 लोगों से कहा कि तुम थोड़े दूर पे खड़े हो जाना, और जब तुमको पहला बिगुल सुनाई दे तो तुम भी बिगुल बजाना। और अपनी पूरी आर्मी को बोला कि बाहर पेरीफेरी में खड़े हो जाना। रात के 1, 1:30, 2 बजे जब तुमको ये दोनों बिगुल की आवाज सुनाई दे जाए तो तुम हमला कर देना। छत्रपति महाराज मिलने गए। अफजल खान उनको मारने की नीयत से बैठा था, उसने हमला करा तो छत्रपति महाराज ने उसको मारा तो अफजल खान मरा तो चीखा तो पहला बिगुल बजा, पहले बिगुल के बाद दूसरा बिगुल बजा। दोनों बिगुल सुनते ही मराठा सेना ने हमला कर दिया। कुछ घंटों में वो बड़ी मुगल सेना जो थी वो युद्ध वहां पर हार गई। बाद में जब हिस्टोरियंस ने स्टडी करा तो उन्होंने ये पाया कि छत्रपति महाराज के अफजल खान को मारने और सेना के द्वारा पहला हमला होने में जो टाइम लैग था, दैट वाज 4 सेकेंड्स। जब कोई कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, कोई इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं लगाया जा सकता था, और मुझे लगता है आज तो मोबाइल भी होता तो शायद 4-6 मिनट तो वेटिंग पे ही चला जाता कॉल, और इतनी देर में बात नहीं हो पाती। लेकिन बिना कम्युनिकेशन माध्यम के, जस्ट बिकॉज ऑफ मेटिकुलस प्लानिंग 4 सेकेंड में सेना ने हमला कर दिया। ये प्लानिंग है, ये एग्जीक्यूशन है। लेकिन कमिटमेंट कैसा है कि जब बाद में वो लौट आए और अपने शिविर में पहुंच गए और विक्ट्री का खूब बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था, तो उनके जो सबसे प्रिय सेनापति थे, मंत्री थे, उनने जाकर उनसे पूछा कि हम इस सारी कहानी में महाराज ये तो समझ ही नहीं पाए कि आप गए तो थे, लेकिन अफजल खान भी तो आपको मार सकता था, आपने मार दिया, ये तो मैटर ऑफ चांस है।
तो छत्रपति महाराज का उत्तर था कि अगर मैं मरता तो मैं भी चीखता, तो भले ही मैं मारा जाता, मेरी सेना युद्ध जीत जाती, मराठा सुरक्षित हो जाते और मुगल सेना हार जाती। यह कमिटमेंट था। तो हम नॉर्म्स को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कंपैशन रखते हैं, कंपैशन के साथ इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन इनिशिएटिव के साथ प्लानिंग भी चाहिए, प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन भी चाहिए, और एग्जीक्यूशन के साथ फिर कमिटमेंट भी चाहिए कि मैं ये काम कर दूंगा। देखो, समस्याएं आप जब भी देखोगे ना, वो हमेशा आपको बड़ी ही दिखेंगी, लेकिन उन समस्याओं से क्या मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं? अभी खूब चर्चा थी AQI हम रोज टीवी पर देख रहे थे ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। बोले दिल्ली का बहुत खराब हो गया है। खराब क्यों हो गया है? तो विंड का पैटर्न समस्या है, डस्ट का पैटर्न समस्या है, पर बोले क्रॉप्स जलने लगी हैं आसपास। स्टबल जलता है, पराली बोलते हैं इस क्षेत्र में उसको, वो जलती है, उसका धुआं होता है और फिर विंड के डायरेक्शन के कारण दिल्ली पर जाके इकट्ठा हो जाता है। अब ये समस्या है, आज भी है, ये ठीक नहीं हुई, लेकिन इसमें भी कोई मौका ढूंढ सकता है क्या? तो मैं देख रहा था, एक परमिंदर सिंह करके आदमी है, उन्होंने स्टबल खरीदना शुरू कर दिए। वो क्या करते हैं, वो स्टबल खरीदते हैं और उन स्टबल से सस्टेनेबल टाइल्स बनाते हैं और टाइल बना बनाकर उसको बेचते हैं। अब उससे पैसे भी जनरेट हो रहे होंगे, कार्बन क्रेडिट और बाकी माध्यम से शायद उससे कुछ इकोनॉमिक एडवांटेज भी हो रहा होगा। लेकिन ये स्टबल जलने की समस्या तो इतने लोग देख रहे हैं, कोई ना कोई उस समस्या में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है और वही एजेंट ऑफ चेंज बनता है। या दूसरा तरीका होता है कि आप किसी होने वाले चेंज से आने वाले अगले चेंज को एंटिसिपेट करके फिर कुछ क्रिएट करने लगते हो। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, प्रधानमंत्री जी ने कहा जनहित के, वो जनधन के खाते खुलेंगे, राइट? तो खाता खुलेगा। सबने कहा कि खाता खुलेगा, ये पेमेंट कैसे होगा? ये सब तो फालतू बात है कि सब्जी वाली और फ्रूट वाला वहां पे रख के आपको QR कोड से पैसा देगा। आज हम देख रहे हैं सत्य हो रहा है। लेकिन इसमें एक दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी। जब ये सारा पैसा आएगा तो पैसा कहां जाएगा? अकाउंट में जाएगा। अकाउंट में जाएगा तो डिस्पोजेबल इनकम को ऐड करेगा। डिस्पोजेबल इनकम को ऐड करेगा तो खासकर मिडिल क्लास परिवारों के पास इन्वेस्टेबल इनकम जो है वो बढ़ जाएगी। इन्वेस्टेबल इनकम जब बढ़ेगी तो अकाउंट के थ्रू चूंकि जाना है, तो शायद म्यूचुअल फंड तरीके की चीजें जो हैं इनमें इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ेगी। जब इसमें डिमांड बढ़ेगी तो लोग ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहेंगे, आसपास करना चाहेंगे, अपने मोबाइल से जिस तरीके से फोन लगाते हैं पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये थ्योरी कोई भी सोच सकता था, एग्जीक्यूट निखिल कामत ने करी, जीरोधा बना दिया, और अब वो दुनिया भर में इस तरीके के इन्वेस्टमेंट का मोबाइल पर चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो यहां एक चेंज पैदा हुआ था जिससे कि हम ये एंटिसिपेट कर पा रहा था कोई यंग आदमी बैठकर, एंड अगेन आई एम सेइंग दैट यंग बाय द एसेंस ऑफ हिज माइंड, नॉट बाय द नंबर ऑफ हिज एज। तो वो जो है वो यंग माइंड एंटिसिपेट कर पा रहा था कि ये किसी और चीज में कन्वर्ट होगा, और उस चीज का कन्वर्जन सोच के वो आज कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी खड़ी कर सकता था। लेकिन इस सब के एसेंस में एक फाइनल चीज की और जरूरत पड़ती है, और वो क्या है? तो वो भी समझना पड़ेगी। आप में खूब नॉर्म को चैलेंज करने की ताकत होगी, मेहनत करने की क्षमता होगी, आप कोई भी कन्वेंशन नहीं मानते हो, उस कन्वेंशन को बदलने की हिम्मत भी रखते हो। आपको, जैसा मैंने फिर कहा, ना पसीना बहाने से डर लगता है, ना खून बहाने से डर लगता है। आप लगातार लगे रहोगे, मेहनत करते रहोगे, प्लानिंग भी खूब अच्छी करोगे, एग्जीक्यूशन भी खूब अच्छा करोगे, इस सब के बावजूद कभी ना कभी फेलियर का सामना भी करोगे। और जब भी आप फेलियर का सामना करोगे, दो ही हथियार आपके पास बचते हैं, एक है पेशेंस और दूसरा है डिसिप्लिन। इसके अलावा दुनिया में कोई और तीसरी चीज नहीं होती जो आपको फेलियर से निकाल कर ला सके। धैर्य चाहिए, लगे रहने का, खड़े रहने का, और डिसिप्लिन चाहिए कि चाहे कोई कितना भी भटकाने की कोशिश क्यों ना करे, मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। 2004 में एक ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया टूर था, और वो ऑस्ट्रेलिया टूर के पहले 2 टेस्ट मैचेस में सचिन लगातार जो है ऑफ साइड की बाहर की बॉल को टच करते हुए आउट हो रहे थे। कभी गली में कैच होते थे, कभी स्लिप में कैच होते थे, कभी कॉट बिहाइंड हो जाते थे। ये 2 टेस्ट मैच तक चलता रहा। तीसरा जो टेस्ट मैच है वो सिडनी में था, और बार बार उन्होंने बैठकर एनालाइज करा कि मैं कैसे आउट हो रहा हूं। तो एसेंशियली ही रियलाइज कि मैं बार बार बाहर की बॉल जो बाहर स्विंग होती है उसको कवर ड्राइव मारने की कोशिश करता हूं, लेंथ जज नहीं कर पाता, स्विंग जज नहीं कर पाता और आउट हो जाता हूं। तो ही डिसाइडेड कि अब जब मैं खेलने जाऊंगा सिडनी में तो 2 कवर ड्राइव इज माय फेवरेट स्ट्रोक, मैं कवर ड्राइव नहीं मारूंगा पूरे टेस्ट मैच में। पहुंच गए, पर प्लानिंग अकेले सचिन नहीं कर रहे थे ना, प्लानिंग तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भी कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी ये एनालाइज कर रखा था।
और उनने ये तय कर लिया कि अब तो ये जितनी देर क्रीज पे खड़े रहेंगे, हम ऑफ पे ही बॉल पिच करेंगे, बाहर की तरफ ही मूव कराएंगे, वील इनवाइट हिम टू हिट अ कवर ड्राइव एंड 2 मार लेंगे, 4 मार लेंगे, 5 बाउंड्रीज मार लेंगे, 6-7 बार में तो आउट हो ही जाएंगे। शुरू का 1 घंटे का जो मैच था, जब सचिन बैटिंग करने पहुंचे, बॉल ऑफ पे गिरती रही, बाहर मूव करती रही, सचिन अपना पैर बाहर करके बैट उठाकर बॉल को बाहर जाने देखते रहे। 45 minutes later he realized that what Australia is trying to do is test his patience. And Sachin famously said कि मैंने उस समय यह तय कर लिया कि अब मैं देखता हूं कि इस एक आदमी के सामने इन 11 लोगों का पेशेंस टिकता है कि नहीं टिकता है। 7.5 घंटे बैटिंग करते रहे। 241 इज हिज हाईएस्ट स्कोर इन टेस्ट मैचेस। 241 रन के स्कोर में एक भी कवर ड्राइव नहीं लगाई और एक भी ऑफ की बाहर की बॉल को टच नहीं करा, बिकॉज ही रियलाइज कि अब इस प्रिकेरियस सिचुएशन में मेरा जो पेशेंस है, मेरा जो कमिटमेंट है और मेरा जो डिसिप्लिन है, यही काम देगा। सो द लेसन इज दैट यू माइट बी टैलेंटेड इनफ टू बी कॉल्ड गॉड ऑफ योर पर्टिकुलर गेम, बट इफ यू डू नॉट हैव डिसिप्लिन एंड पेशेंस, इवन गॉड कैन नॉट हेल्प यू। तो ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो यूथ में असेंशियली होते हैं। हमको चाहिए ये कि हम अपनी स्किल्स की तरह इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भी शार्पन कर सकें और फिर इनको ठीक तरीके से यूज पर ला सकें। आपको जितना बड़े बूढ़ों ने कहा है वो गलत नहीं है। पास्ट की हर चीज जो हमारे पूर्वजों ने करी है, पुरखों ने करी है, माता पिता ने करी है, उसके 3 ही काम करने हैं। सबसे पहला, उसको युगानुकूल बनाकर अडॉप्ट करना। युगानुकूल मतलब रेलिवेंट टू द टाइम बनाकर उसको अडॉप्ट कर लेना है। आज के समय में वो कैसे रेलिवेंट होंगे। दूसरा, अगर बाहर कहीं दूर कुछ काम हुआ है तो उसे देशानुकूल बनाकर अडॉप्ट करना, मतलब रेलिवेंट टू प्लेस बनाकर मेरी जगह पर यह किस तरीके से अडॉप्ट किया जा सकता है वैसा अडॉप्ट करना। और तीसरा, हर कोई जो बड़ा आपसे कहेगा उनकी गलतियों से सबक लेकर वो गलती दोबारा नहीं दोहराना, इसकी कोशिश करना। ये जब हम करने लगते हैं तो सक्सेस स्टोरीज खड़ी होने लगती हैं। आप सब अपने मन में ऐसा सोचिए कि आपके पास एक पेन है और एक पेपर है। पेपर पे उस पेन को रखिए, वो डॉट जहां पर बनती है, अब बिना पेन घुमा उठाए सर्कल्स बनाना शुरू करिए। छोटे सर्किल से बड़ा सर्किल, उससे और बड़ा सर्किल, उससे और बड़ा सर्किल। पेन उठाना नहीं है तो आपको एक कंटिन्यूम दिखेगा, एक स्पाइरल जैसा दिखने लगेगा। दिस इज व्हाट वर्ल्ड इज, और यही हमको समझना है। वो जो सेंटर की डॉट है वो आप हो। जैसे आप बनोगे ना, वैसी ही आपकी फैमिली बनेगी। जैसी आपकी फैमिली बनेगी वैसी ही आपकी सोसाइटी बनेगी। जैसी आपकी सोसाइटी होगी वैसा ही आपका देश या नेशन बनेगा, और जैसा देश होगा वैसा ही पूरा वर्ल्ड बनेगा, वैसा ही विश्व बनने लगेगा। इंग्रेडिएंट तो यही है। अब इस सारी कहानी को जरा उल्टा करना शुरू करो तो आप जैसा वर्ल्ड बनाना चाहते हो वैसा देश बनाना पड़ेगा। जैसा देश बनाना चाहते हो वैसी सोसाइटी बनानी पड़ेगी। जैसी सोसाइटी बनाना चाहते हो वैसा परिवार बनाना पड़ेगा, और जैसा परिवार बनाना चाहते हो वैसा खुद बनना पड़ेगा। I am the change. This is the only constant. If you want to change the world, change yourself. If you change yourself, you will change the world. That is the only dictum. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.